हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैंकर्स ग्राउंड बाय करियर विल में। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर। आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा हुआ है और हमारा जो वक्त है वो अभी दीपावली और छठ पूजा मनाने में चला गया। हमारी बहुत अच्छी प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन एकदम से फेस्टिवल्स आए और फेस्टिवल्स मनाने भी चाहिए, लेकिन हम उसमें इतना ज्यादा एंगेज हो चुके हैं कि शायद भूल चुके हैं कि आरआरबी पीओ के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का वक्त बचा है। आज आपकी 31 अक्टूबर है, यानी अक्टूबर का लास्ट दिन है और हम नवंबर की तरफ बढ़ चुके हैं। दो तरह के स्टूडेंट यहां पर हैं। एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके एग्जाम एसबीआई क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के अच्छे गए हैं और उन्हें लग रहा है कि वो प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस की तरफ बढ़ जाएंगे। दूसरे ऐसे बच्चे हैं जो टारगेट करते हैं साल भर आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती और यहां पर उन्हें एडवांटेज मिल जाता है हिंदी का। आज हम दोनों बच्चों के बारे में बात करेंगे कि अभी जो 20 दिन का प्लान है वो आपका कैसा प्लान होना चाहिए। सबसे पहले भाई थोड़ा सा ना जोश में आ जाओ सारे के सारे लोग, क्योंकि बहुत अच्छी सैलरी है। अगर आप देखो आरआरबी में, पहली बात तो आरआरबी पीओ की बात करो, जिस स्टेट से फॉर्म को फिल कर रहे हो कम से कम तुम उसी स्टेट में रहने वाले हो। आईबीपीएस और एसबीआई में क्या पता आप नॉर्थ से हैं तो आपकी पोस्टिंग साउथ में हो जाती है, बहुत दूर पोस्टिंग हो जाती है, बट आरआरबी में आपको एक एडवांटेज मिल रहा है कि आप अपने स्टेट में ही रहने वाले हैं और हो सकता है आपको अपना होम ब्रांच ही मिल जाती है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क में कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको होम ब्रांच मिल जाती है। ऑलराइट, तो यहां पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, है ना। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो आरआरबी पीओ की सैलरी 80,000 प्लस है। 80,000 प्लस सैलरी आपको मिल रही है, जिसमें ग्रॉस सैलरी है, इन हैंड तो आपको 73-74 के आसपास तो सैलरी ये आप देखने को मिल ही जाती है। तो आराम से आप इतनी ज्यादा सैलरी के लिए भी आप मोटिवेट नहीं हो पा रहे हो, उसको भी मोटिवेट करने के लिए किसी को आना पड़ेगा, है। अरे लग जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई में भाई। 73 से 74,000 तुम कोई भी पढ़ाई पढ़ लो, जितनी भी बनी हुई है, कोई भी आपको डायरेक्ट इस पैकेज में हायर नहीं करेगा। आपको डायरेक्ट इस सैलरी में दिया जा रहा है और काम भी उतना नहीं है जितना और जगह पे आपको करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सारे लोग पहले तो बिल्कुल बिल्कुल आ जाओ लाइन पे कि भाई काम करना है। अब यहां पर अगर हम आरआरबी पीओ की बात करें तो आप देख सकते हैं 22 और 23 ऑफ नवंबर में आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है और आरआरबी क्लर्क का 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को एग्जामिनेशन है। अगर मैं मेंस की बात करूं तो आरआरबी पीओ का मेंस का एग्जामिनेशन 28 दिसंबर और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम 1 फेब में है। मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप यहां से यहां के लिए देखो तो पूरे आपके पास 1 महीने का टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है। और अगर आप यहां से देखो तो आप देख रहे हो अराउंड यहां पर तो हम कह सकते हैं 2 महीने का टाइम मिल रहा है। 2 महीने का, 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको यहां पर देखने को मिल रहा है ना। तो अभी के लिए फिलहाल हमें करना क्या चाहिए? दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक ऐसे जिन्हें लगता है कि उनका आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लियर हो जाएगा और कुछ ऐसे बच्चे जो फुल टू आरआरबी पे फोकस्ड हैं कि सर हमें आरआरबी ही पढ़ना है और हमें कोई जॉब नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ आरआरबी ही करना है, आरआरबी ही हमें पूरी तरह से हम आरआरबी को लेकर फोकस्ड हैं। तो अगर हम यहां पर आरआरबी के स्टूडेंट्स की बात करें तो आरआरबी के स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आरआरबी के स्टूडेंट को अभी के लिए फिलहाल, अभी जब तक आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं हुआ है तब तक तुम जितनी भी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश भी करते होंगे, हिंदी भी करते होंगे, है ना। तो आप अगर हिंदी एंड इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हो बिल्कुल बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है अभी तुम्हें हिंदी एंड इंग्लिश पढ़ने की। अगर तुम करंट अफेयर पढ़ रहे हो, जीए कर रहे हो, ठीक है, डेली बेसिस में, आपको कोई भी जरूरत नहीं है अभी ये सब करने की। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है और वो सब्जेक्ट है हमारे मैथ्स एंड रीजनिंग। अगर आपका जो मॉक में स्कोर है वो 60 प्लस आ रहा है तो फिर आप इसको थोड़ा बहुत साथ में लेकर चल सकते हैं, लेकिन अगर आपका 60 प्लस से कम मार्क्स आ रहे हैं, या मैं कहूं 55 से भी कम, क्योंकि कभी कभी मॉक के लेवल पे भी डिपेंड करता है, कभी वो 55 भी आ जाते हैं, कभी 60 आ जाते हैं, तो अगर आपकी इसी रेंज में चल रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपका इससे भी कम मार्क्स आ रहा है तो भाई मैं बिल्कुल आपसे कहूंगा इनको अभी बिल्कुल बंद कर दो और इसको ही आप इंप्रूव करने की कोशिश करो कि मैं 60 प्लस कैसे ला सकता हूं, क्या किस सेक्शन में मैं काम कर सकता हूं कि मेरा 60 प्लस मार्क्स बन जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ 60 के अराउंड गई भी है लास्ट ईयर में, और ऐसा नहीं है जब आप एग्जामिनेशन में इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव मार्किंग तो आपकी हो ही जाती है ना।
तो हमें 60 प्लस फोकस करने के लिए अभी सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग में ही लग जाना है। बाकी जितने ऐसे बच्चे हैं जो आईबीपीएस एंड एसबीआई जिनको लगता है उनका क्लियर हो जाएगा और उनको मेंस देना है, तो मैं इनके लिए तो बहुत सिंपल सा फंडा है भाई, आप टू मॉक्स 2 दिन में दें आप, ठीक है, और उसके बाद थर्ड डे आप एक मॉक मेंस का दे दें। ये आपको प्रीलिम्स के देने हैं और यहां पर आपको एक मॉक किसका दे देना है, मेंस का दे देना है। बाकी आपको करंट अफेयर एंड ऑल बिल्कुल बिल्कुल फुल टू चालू रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका ऐसा लग रहा है कि आईबीपीएस एंड एसबीआई क्लियर हो जाए, क्योंकि अगर आपका इतना क्लियर हो रहा है तो आपके 60 के आसपास तो मार्क्स आ ही रहे होंगे और आरआरबी क्लर्क में आपके 75 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे, इतना मैं मान के चल रहा हूं। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे जिनको लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा लेकिन क्लियर नहीं होगा, तो आपके अगर इसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इतना इसको नहीं कर पा रहे हो, तो कोशिश ये करो कि जो प्रीलिम्स के मार्क्स हैं इसको बढ़ाओ और ये जो नंबर है इन्हें बढ़ाने की कोशिश करो। अब जो ये नंबर है ये बढ़ेंगे कैसे, है ना, मेन तो ये होता है सर बढ़ाना तो है, बढ़ाना तो है, ऐसे थोड़ी हम कुछ जादू करते हो नंबर बढ़ जाए, ऐसे नंबर नहीं बढ़ेगा। देखो हर चीज को करने का ना कुछ होता है, अलग अलग फंडा होता है कि हमें मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। पहले तो हमें यह समझना है कि क्वेश्चन पूछा कितना जा रहा है। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में 20 मिनट का आपको टाइम मिलता है, चाहे वो पीओ हो और चाहे वो क्लैरिकल लेवल का एग्जाम हो। क्लैरिकल लेवल के अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो क्लैरिकल में तो मैं कहूंगा आपको 40 आउट ऑफ 40 करने पड़ेंगे एनी हाउ, कैसे भी आप 40 में 40 कर सकते हो और कर पाओगे। जिसे लगता है कि 40 में 40 नहीं आते हैं, सर फेक रहे हैं, तुम मेरा चैनल तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो, कैलकुलेटर आर्मी या मैथ्स बाय शुभम सर, उसमें पीछे चले जाना। इतने सारे रिजल्ट है, तुम देखते देखते थक जाओगे। मैंने 40 आउट ऑफ 40 वालों के डाले हैं 20 मिनट्स में लास्ट ईयर के, तो मैं विद प्रूफ सारी बातें करता हूं, मैं कुछ भी हवा में बात वैसे भी नहीं करता, ठीक है। अगर आप यहां पर पीओ की बात करो तो पीओ में आप 25 प्लस क्वेश्चन बनाने की तो कोशिश 100% करनी की 25 प्लस तो बने ही बने कैसे भी हमारे, ठीक है। 25 प्लस क्वेश्चन तो हमें बनाने ही बनाने हैं, कम से कम बोल रहा हूं मैं, जब हमारा अच्छा सेट आ रहा है, नहीं तो आप इसे 25 से 30 लेके जाएंगे, है ना। देखो दो तरह की चीजें हैं। अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ में जो हमारा स्पीड मैथ्स का क्वेश्चन है वो हमारे कितने होते हैं, वो हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब हम क्लैरिकल लेवल में जाते हैं तो क्लैरिकल में यही क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं कितने, 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। इसमें आता क्या क्या है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज आता है और आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना। अगर हम यहां पर 20 क्वेश्चंस की बात करें तो जब हमारा क्लैरिकल का एग्जाम होगा तो उसमें सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि 20 क्वेश्चन में आपको यही दोनों टॉपिक दे देगा। जब यहां पीओ का एग्जाम होता है तब इन 3 में से कोई भी 2 चीजें आ सकती हैं, 5-5 नंबर की ये चीजें आ सकती हैं, है ना। उसके बाद अगर हम डीआई की बात करें, अगर हम पीओ की डीआई की बात करें तो पीओ में आपसे 3 डीआई पूछता है। 3 डीआई में एक डीआई जो होती है वो आपकी बिल्कुल सिंपल होगी, एक जो दूसरी डीआई होगी वो आपकी मॉडरेट लेवल की होती है, और जो तीसरी डीआई आपकी होती है वो आपसे कैसलेट डीआई पूछेगा। कैसलेट में वो आपसे वेन डायग्राम भी पूछ सकता है, कैसलेट में वो आपसे टेबल भी फॉर्म करा सकता है। और उसके बाद अगर मैं अर्थमेटिक की बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं कितने, 15। और यहां पर आपसे अर्थमेटिक की बात करें तो अर्थमेटिक में आपसे 15 क्वेश्चन वो पीओ में पूछने वाला है। अब हो सकता है पीओ में 15 क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपसे अर्थमेटिक में ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछ ले, और कभी कभी ये होगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे वेरिएबल बेस्ड भी पूछ सकता है, कभी कभी हमारा Q1 Q2 भी आने के चांसेस हैं, और पेपर को और अच्छा बनाना है तो वो डेटा सफिशिएंसी का भी यूज कर सकता है। तो अब आपको यहां पे सिलेक्ट कैसे करना है क्वेश्चंस को कि 10 नंबर आप यहां से उठा सकते हो, 5 नंबर आप यहां से सिंपल डीआई से तुरंत उठा सकते हो। मतलब मैं 10 और 5 क्वेश्चन करने के लिए मैं कहूंगा टाइम हमें लगना ही नहीं चाहिए। उसके बाद बहुत सारे बच्चे क्या है ना, टॉपिक्स छोड़ देते। टॉपिक्स कभी स्किप नहीं करना है, टॉपिक को कभी नहीं छोड़ना है कि हमने ये वाला टॉपिक छोड़ दिया। सर मैं कितने टॉपिक कर लूं, आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तुम्हें छोड़ना ही है। तुम प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ दो, उसको छोड़ के तुम कुछ भी नहीं छोड़ सकते। सारा कुछ तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है तुम्हारी, क्योंकि जिनसे तुम्हारा कंपटीशन हो रहा है ना वो बहुत बढ़िया बढ़िया कर पा रहे हैं सारे के सारे बच्चे। और तुम्हें अगर इतने लाख फॉर्म में इतने हजार की सिलेक्शन होना है तो तुम्हें कुछ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। वहां तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे कि सर अगर मैं ये ना करूं तो हो जाएगा, ये ना करूं तो हो जाएगा। एक्सक्यूजेस को किनारे हटाकर कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में फोकस करें।
अगर हम यहीं पर क्लैरिकल की बात करते हैं तो देखो यहां से मैंने क्या बोला, 15 नंबर तो ये आप आराम से बना पा रहे हो, ठीक है। अब यहां से आप देखो तो अर्थमेटिक अगर आप अच्छा करो, अर्थमेटिक को अच्छा करो, 10 नंबर आप बहुत आराम से यहां पे उठा सकते हो। बहुत लोग कहते हैं सर डीआई बहुत लेंदी आ रही, अरे भाई मॉडरेट लेवल की भी जब डीआई आती है ना तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 2 फिगर डाल देता है, उसमें भी अगर उसने एक पाई चार्ट डाल दिया, एक टेबल डाल दी तो क्या ही दिक्कत है। क्वेश्चन 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन जो लेंदी वाली भी है ना उसके भी 3 क्वेश्चन इजी आते हैं, वो 3 कर लो, बाकी 2 छोड़ दो। छोड़ दो तुम कैसलेट मत करो, कैसलेट कौन कह रहा है तुमसे कैसलेट कर लो, मत करो कैसलेट। 15 क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं, तुम Q1 Q2 छोड़ दो, डीएस छोड़ दो, अरे भैया बाकी 10 क्वेश्चन तो तुम बना ही सकते हो ना। तो आराम से यहां पे 25 से 30 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं, है ना। अभी मैं ये भी बताऊंगा तुम मॉक टेस्ट अगर दे रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, तुम कैसे देना है तुमको, वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर मैं क्लैरिकल लेवल की बात करूं तो मैंने बोला क्लैरिकल लेवल में 20 क्वेश्चन तो आप यहां से आते हैं, ये 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, आप हार्डली ज्यादा से ज्यादा भी टाइम लगेगा ना, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लगता है, 5 मिनट में ये सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये इस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अगर हम लोग यहां पर डीआई की बात करें तो डीआई यहां पर आपसे 2 डीआई पूछी जाएंगी क्लैरिकल लेवल में, 2 डीआई पूछी जाती है और दोनों ही सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल डीआई देखने को मिलती है 10 नंबर की, बहुत आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। और अगर हम यहां पर क्लैरिकल की बात करते हैं तो क्लैरिकल में जो अर्थमेटिक के हैं वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें Q1 Q2 डीएस कुछ नहीं बनता, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल वही आपसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा रहा है, एसआई एंड बोट एंड स्ट्रीम पूछा जा रहा है, टाइम एंड बुक पूछा जा रहा है, प्रॉफिट लॉस पूछा जा रहा है, पार्टनरशिप पूछा जा रहा है, एवरेज पूछा जा रहा है, प्रॉब्लम ऑन एज पूछा जा रहा है, मेंसुरेशन पूछा जा रहा है। मेंसुरेशन देख के डर जाता, अरे भाई मेंसुरेशन में रेक्टेंगल पूछा जा रहा है, आपका सर्कल पूछा जा रहा है, स्क्वायर पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है, कुछ अलग से थोड़ा ना वो पूछ रहा है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब देखो मॉक कैसे दिया जाता है, मॉक देने का सबसे बढ़िया फंडा समझो होता क्या है, नहीं तो हम लोग क्या है ना मॉक्स देते रहते हैं, अरे मॉक दिया है सर, मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहा है। देखो मॉक जब भी आपको देना है तो मॉक देने के बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि उसका आप एनालिसिस करते हैं कि नहीं। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता कि आप डेली मॉक दे रहे हो, आप कितने ज्यादा मॉक्स दे सकते हो। आपने अगर एक मॉक दिया, उस मॉक का एनालिसिस नहीं किया है तो आप सबसे बेकार काम कर रहे हो, आप कुछ कभी भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट तो नहीं ला सकते हो, है ना। तो आपको अगर मॉक देना है तो उसके कितने प्रोसेस होते हैं, सबसे पहले मॉक आपको दे देना है, जैसे आपसे बन रहा है, जितना आपसे बन रहा है आपको दे देना है। दूसरा काम आपको क्या करना है, आप उसको एनालिसिस करो। सर एनालिसिस तो हम करते हैं, लेकिन आप एनालिसिस किसका करते हो, आप ऐसे क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हो जो आप वहां पर नहीं कर पाए थे। आप जो नहीं कर पाए थे आप सिर्फ उन क्वेश्चंस का एनालिसिस करते हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपने जो क्वेश्चंस किए हैं आपको उनका भी एनालिसिस करना है कि क्या मैं इसमें कोई और बेस्ट मेथड यूज कर सकता था। आपको यह समझना है क्या मैं इसमें भी कोई बेस्ट मेथड यूज कर सकता था, क्योंकि जो चीज मुझे आती है क्या मैं इसे और भी कम टाइम में कर सकता हूं। अभी मुझे यहां पर 40 सेकंड का टाइम लग रहा था, क्या मैं इसे 30 सेकंड में कर सकता हूं, क्या मैं वहां से 10 सेकंड अपने बचा सकता हूं। क्योंकि अगर हर क्वेश्चन में आप 5-5 10-10 सेकंड बचा पाओगे तो आप एक्स्ट्रा 4 से 5 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाते हो। तो ये होती है अप्रोच क्वेश्चन को करने की। तो सबसे पहले जब भी आप एनालिसिस करें, आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उसका कोशिश ये करें कि मैं और अच्छा कौन सा मेथड लगा सकता हूं, और जो भी क्वेश्चंस आपने नहीं किए हैं उन्हें आप दोबारा करके जरूर देखें कि इन क्वेश्चन में ऐसा क्या था जो मुझे फंसा रहा था, जो उस टाइम पे मुझे याद नहीं। क्योंकि जितने भी मॉक्स हैं बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे, बार बार रिपीटेड लॉजिक वहां पर पूछे जाएंगे, और अगर आपने उसमें अच्छी खासी स्ट्रेंथ बना ली है तो आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप मॉक को दे रहे हैं आप बिल्कुल शांत जगह पे दें। ठीक है, बिल्कुल शांत जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि मम्मी बगल में किचन में काम कर रही है, उन्होंने बीच में बुला लिया, पापा ने बुला लिया कि आ जाओ बेटा एक पानी दे जाओ हमको, हम बीच में पॉज करके चले गए। ये बिल्कुल नहीं करना है। मॉक मॉक मतलब आपका बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। आप कहीं भी शांत जगह में बैठ जाइए। ठीक है, कोशिश ये करिए जब भी आप मॉक दें तो माउस का जरूर यूज करें। जो वर्चुअल हमारा लगा हुआ है ना उसको ना यूज करके माउस को जरूर यूज करें, क्योंकि वहां पर आपके पास माउस होगा, है ना। वहां पर लैपटॉप का आपके पास माउस नहीं होगा, तो वहां पर आप माउस का जरूर यूज करें। ऑलराइट, कोशिश ये करें अपने पास रफ सीट रखें और रफ सीट में जल्दी जल्दी करके देखें, और कम से कम स्पेस में छोटा छोटा लिख के रफ सीट को करें, क्योंकि बार बार जब आप रफ सीट वहां पर एग्जामिनेशन सेंटर में मांगते हैं तो उसको आने में भी टाइम लगता है। उतना टाइम हमारा नहीं वेस्ट करना है। हमको कोशिश ये करना है कि कम से कम रफ सीट में चीजों को कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को हम वहीं पर जो हमारे पास सिस्टम है उसमें ही सॉल्व कर पाए। जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, आप उसको दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करें।
तो आपका मार्क्स बढ़ेगा। और आपका अगर मार्क्स बढ़ता जा रहा है तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद जब हमारे पास इतना ज्यादा टाइम है, जब हमारा प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद हमारे पास 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, खूब मेंस पढ़ेंगे। तब हमारा यहां पर जब रीजनिंग और क्वांट कंप्लीट हो ही चुका होगा तो फिर 2 ही सब्जेक्ट बचेंगे ना, फिर आराम से पढ़ते रहेंगे, 2 ही सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेंस के मॉक्स ही देते रहेंगे। तो अभी जो राइट टाइम है वो है आपके पास क्वांट और रीजनिंग पढ़ने का। इस चीज को आप बिल्कुल बिल्कुल जहन में बसा लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये काम अभी नहीं किया तो भाई साहब इस बार का भी आरआरबी पीओ निकल जाएगा और फिर निकलता ही जाएगा। तो आपको अगर अपनी जॉब सिक्योर करनी है तो बहुत भयंकर तरीके से अभी लग जाइए और बिल्कुल सारी चीजें अभी छोड़ दीजिए, सारी चीजें भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, बाकी आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारी। मैं सुबह सुबह कैलकुलेटर की क्लास लेता हूं, जिससे आपका स्पीड मैथ्स मैं पूरा का पूरा कराता हूं सुबह 9 बजे। आप वहां आइए, बच्चों से कंपेयर करिए आप कितना जल्दी कर पा रहे हैं उनसे, है ना। और बाकी अगर आपको कंप्लीट मॉक करना है तो कंप्लीट मॉक मैं कराता हूं आपका शाम को 4 बजे। तो शाम को 4 बजे आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कैलकुलेटर आर्मी। आप कैलकुलेटर आर्मी चैनल को मेरे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, आप वहां पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप आज से सारे लोग लगने वाले हैं पढ़ाई में, और जितने लोग ऐसा लग रहा है कि हां सर अब हमें कैसे भी करके फोड़ देना है इस बार, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखेंगे कि इस बार सर मैं आरआरबी पीओ बन के दिखाऊंगा या आरआरबी क्लर्क बन के दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।